हेलो एवरीवन, हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सभी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हमने ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का रिवीजन कर लिया है। आज हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में भी हम दल बदल कानून, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि हाल ही में दल बदल कानून काफ़ी चर्चा में रहा है। जब से आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों ने इस्तीफा देकर भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, तब से दल बदल कानून काफ़ी चर्चा में रहा है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनका रिवीजन आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दल बदल कानून। फर्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है, यह उपबंध भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ऑप्शन बी है, दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता विलय के मामले में लागू नहीं होती। और ऑप्शन डी है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्न भारत के निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट किए जाते हैं। इसका सही उत्तर डी है, मतलब डी सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्यों सही नहीं है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल कानून लाया गया, जिसके द्वारा सांसदों एवं विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन के आधार पर उनकी नियोक्ता का प्रावधान किया गया तथा इसके तहत नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत दल का विभाजन होना अर्थात कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा मिलकर कोई नया दल बनाने तथा विलय होने पर यह कानून लागू नहीं होता है। इस प्रकार किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि पीठासीन अधिकारी चुना जाता है तो यह स्वैच्छिक रूप से दल से बाहर चला जाएगा और कार्यकाल समाप्ति के बाद पुनः अपने दल का सदस्य बन जाएगा। तो उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में ही यह नियम लागू नहीं होता है। दल परिवर्तन से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्न पर अंतिम निर्णय उस सदन का अध्यक्ष करता है, इसलिए विकल्प डी सही नहीं है। 1993 में क्योतो होलोहन मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सदन के अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है। मतलब जो भी सदन का अध्यक्ष निर्णय देगा उसको न्यायिक चुनौती दी जा सकती है, मतलब न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्भरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अगर कोई नामित सदस्य 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। सेकंड है, अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। थर्ड है, अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2। ऑप्शन बी है केवल 1 और 3। ऑप्शन सी है केवल 2 और 3। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 2 और 3। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के तहत सांसदों एवं विधायकों की निर्भरताएं वर्णित हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्य छोड़ दे। सेकंड है, यदि वह अपने राजनीतिक दल के विपरीत मतदान करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है। थर्ड है, अगर निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। फोर्थ है, यदि कोई नामित सदस्य 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है, 10वीं सूची के तहत निर्भरता के मामलों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी है सदन का अध्यक्ष या सभापति। और ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, सदन का अध्यक्ष या सभापति। 10वीं अनुसूची यानी दल बदल के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा के सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है, न कि भारत का राष्ट्रपति। क्योतो होलोहान मामला 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या निर्देशन के विपरीत मतदान करे या स्वेच्छा से दल की सदस्य से त्यागपत्र दे देता है, तो इसे दल बदल कहते हैं। सेकंड है, दल बदल विवादों पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होता है। थर्ड है, 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल निरोधक कानून लाया गया। फोर्थ है, दल बदल सिद्ध होने पर उक्त सदस्य की सदन में सदस्यता समाप्त हो जाती है, साथ ही उस व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक पद हेतु भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 4। ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 2 और 4। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी।
52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल निरोधक कानून लाया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इस कानून को और सशक्त बनाया गया। दल बदल विवादों का निर्णय सदन के अध्यक्ष यानी सभापति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दल परिवर्तन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, दल परिवर्तन को अध्यक्ष संज्ञान में केवल तभी ले सकता है जब सदन के किसी सदस्य द्वारा उसे शिकायत प्राप्त हुई हो। सेकंड है, इस कानून द्वारा अध्यक्ष पर अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने के लिए समय अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान के 4 अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में परिवर्तन किया गया है तथा संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 101, 102, 190 और 191 इन आर्टिकलों में परिवर्तन किया गया तथा संविधान में एक नई सूची जो कि 10वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई। किसी सदन के अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे नियम विनियम सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखना आवश्यक है। इस नियम के अनुसार अध्यक्ष दल परिवर्तन को संज्ञान में तभी लेता है जब सदन के किसी सदस्य द्वारा उसे शिकायत प्राप्त हो। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उसे सदस्य को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो अपना पक्ष रखने का मौका देना अनिवार्य है। अतः दल परिवर्तन का कोई तत्काल और स्वयं में प्रभाव नहीं होता है, इसलिए कथन एक सही है। दल परिवर्तन कानून अध्यक्ष के लिए अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने के लिए समयावधि निर्दिष्ट नहीं करता, क्योंकि अध्यक्ष द्वारा इस मामले पर फैसला करने के बाद ही न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसलिए अयोग्यता की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के पास अध्यक्ष के निर्णय की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर सांसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह उपबंध संविधान की 11वीं अनुसूची में निहित है। सेकंड है, यह उन सदस्यों पर भी लागू होता है जो स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल दो, क्योंकि ऊपर वाले में 11वीं अनुसूची कहा गया है और जबकि 10वीं अनुसूची में इसका 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के संबंध में जो उपबंध किया गया है, इस संदर्भ में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जबकि ऊपर 11वीं अनुसूची का जिक्र किया गया। इस अधिनियम को सामान्यतः दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है उस सदन की सदस्यता के लिए निर्भरता माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से पहले तक राजनीतिक दलों को संविधान में शामिल नहीं किया गया था। सेकंड है, सर्वप्रथम वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों। सांसद और राज्य विधानमंडलों में दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित करने के लिए 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता का विचार देने का श्रेय ऐतिहासिक रूप से केरल राज्य को जाता है, जिसने पहली बार फरवरी 1960 में राज्य के विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण किया। राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य से आहूत विशेष बैठक में राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा एक मसौदा संहिता को स्वेच्छा से अनुमोदित किया गया, इसलिए कथन दो सही है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है। सेकंड है, यह आदर्श आचार संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को सजा देता है। थर्ड है, चुनाव के दौरान आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। फोर्थ है, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का नियंत्रण सरकार के हाथ में न होकर चुनाव आयोग के हाथ में होता है, वे आयोग के अधीन ही काम करते हैं।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं क्योंकि चुनाव आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगा सकता है। यदि चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक से नहीं हुआ है तो वह उन क्षेत्रों में पुनः चुनाव करवा सकते हैं। यदि शासक दलों को चुनाव आयोग के कामकाज से परेशानी होती है तो भी उन्हें चुनाव आयोग का निर्णय मानना ही होता है। यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र व शक्तिशाली न होता तो यह संभव नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन शर्तों को पूरा करके कोई राजनीतिक दल एक राष्ट्रीय दल के दर्जे का दावा कर सकता है? ये सतोनी शर्तें हैं। ये फर्स्ट है, लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के एक आम चुनाव में किन्हीं 4 या इससे अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों यानी कि वोटों को कम से कम 6% प्राप्त होने के साथ लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करना। सेकंड है, किसी राज्य अथवा राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय पाकर अथवा लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतकर अर्थात 543 सदस्यों वाले मौजूदा सदन में 11 सीटें और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से निर्वाचित हों। थर्ड है, दावा करने वाला दल को कम से कम 2 राज्यों में प्रांतीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। फोर्थ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होना अनिवार्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी है केवल 1, 3 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, केवल 1 और 2। किसी राजनीतिक दल के लिए राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो अथवा यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है एवं ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। अथवा थर्ड है, विधानसभा या लोकसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है एवं इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों के बारे में क्या सत्य है? मैं चुनाव से इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसलिए ले आई हूँ कि हाल ही में बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में कुछ राज्यों में अभी विधानसभा इलेक्शन हुए हैं तो में भी कई बार बन जाता है जो हॉट टॉपिक होता है जो हाल फिलहाल में चल रहा है उससे रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए मैं ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन ले आई हूँ। चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों के बारे में क्या सत्य है? फर्स्ट है, जिस पार्टी को 4 राज्यों में कुल वैध मतों में से 8% मत प्राप्त हुए हों चाहे भले ही उसने एक भी लोकसभा या विधानसभा सीट न जीती हो तो उसे आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की अनुमति देकर राहत दी है। सेकंड है, एक भी लोकसभा या विधानसभा सीट जीते बिना यदि किसी पार्टी को कुल वैध मतों में से 8% मत प्राप्त हुए हों तो उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिए जाने की अनुमति देकर आयोग ने राहत दी है। थर्ड है, चुनाव चिन्ह यानी आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अंतर्गत गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों को अपने प्रत्याशियों को एक समान चिन्ह आवंटित करने की स्वतंत्रता है। हालांकि यह पैरा 10B की पूर्व शर्त है कि उसे लोकसभा विधानसभा की कुल सीटों की 10% सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने होंगे। फोर्थ है, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करके चुनाव आयोग के समान चिन्हों संबंधी निर्णय को बरकरार रखा है। कूट है, ऑप्शन ए है केवल 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। निर्वाचन आयोग द्वारा राहत स्वरूप किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं दिया गया से सभी सत्य है। फर्स्ट गलत है, बाकी तीनों इसके अलावा सही है, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन कौन से सही हैं? फर्स्ट है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। सेकंड है, सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से पहले हो के लिए पद धारण करते हैं। या तो 62 वर्ष की उम्र या फिर 6 वर्ष की अवधि में से जो भी पहले हो जाए उतने तक के वो पद धारण करते हैं। थर्ड है, मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, केवल 1। संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में चुनाव आयुक्त होंगे। वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्य संस्था है, अतः कथन एक सही है। वे 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, हालांकि उनका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस या किन स्थिति या स्थितियों में किसी संसद सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। फर्स्ट है, यदि वह स्वैच्छिक रूप से उस दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह सदन में निर्वाचित हुआ। सेकंड है, यदि वह नियत समय के अंदर अपने चुनावी व्यय का ब्यौरा देने में विफल रहता है। थर्ड है, यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह की अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। फोर्थ है, यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान में भाग नहीं लेता। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 1 और 4। किसी संसद सदस्य को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। फर्स्ट, यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर उसका निर्वाचन सदन में हुआ है। सेकंड है, यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विपरीत मत देता है या मतदान में भाग नहीं लेता है। थर्ड है, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। फोर्थ है, 6 माह की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न पर लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति द्वारा निर्णय दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं। वर्ष 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस संबंध में अध्यक्ष या सभापति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। नेक्स्ट है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है। फर्स्ट है, मतदाता सूची के निर्माण से। सेकंड है, राजनीतिक दलों के पंजीकरण से। थर्ड है, संसद तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आवंटन से। फोर्थ है, निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1, 3 और 4 सही है। 2 गलत है, क्यों गलत है देख लेते हैं। व्याख्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से संबंधित है। जो भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत है वह है मतदाता सूची का निर्माण, संसद तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों का आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, मतदाताओं की योग्यता। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंधित है। ये तो जो ऊपर थे ये 1950 से संबंधित है और ये 1951 से। इसमें फर्स्ट है, चुनाव का वास्तविक संचालन, चुनाव हेतु प्रशासनिक मशीनरी, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, उपचुनाव और चुनावी विवाद और चुनावी अपराध, ये सब 1951 से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस या किन स्थितियों में किस संसद सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। फर्स्ट है, यह यदि वह स्वैच्छिक रूप से उस दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह सदन में निर्वाचित हुआ है। सेकंड है, यदि वह नियत समय के अंदर अपने चुनावी व्यय का ब्यौरा देने में विफल रहता है। थर्ड है, यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति से पहले किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। फोर्थ है, यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विरुद्ध सदन में मत देता है या मतदान में भाग नहीं लेता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 1 और 4। किसी सांसद को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि फर्स्ट है, यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर उसका निर्वाचन सदन में हुआ। सेकंड है, यदि वह सदन में अपनी राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विपरीत मत देता है या मतदान में भाग नहीं लेता है। थर्ड है, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। फोर्थ है, 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। और 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न पर लोकसभा के मामले में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति द्वारा निर्णय दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं। अक्सर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आयोग भारत के राष्ट्रपति का नाम डाल देता है कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति द्वारा यह निर्णय दिया जाता है और यह निर्णय भी मतलब सुप्रीम कोर्ट में से चुनौती दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष ने एक बार निर्णय दे दिया तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस संबंध में अध्यक्ष और सभापति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, मतलब उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है अध्यक्ष या सभापति के निर्णय को। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।